हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिकी और चलिए सुनते हैं अमावस की रात का तीसरा एपिसोड। लेकिन अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चेक करें। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही। जब से हम यहाँ फंसे हैं मुझे तो एक भी गाड़ी सड़क से गुजरती नहीं दिखी। न जाने ये काली मनहूस अमावस की रात आज क्या बुरी बला लेकर आई है हमारे लिए। अर्चना पूरी तरह डरी हुई थी और बार बार भगवान का नाम जप रही थी। दूर दूर तक वाकई कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। संग्राम सिंह भी गहन चिंता में डूबने लगे थे, पर वो अर्चना की बात का समर्थन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये रात मुसीबत से भरी जरूर थी, पर ये अमावस और भूत प्रेत की बातें संग्राम सिंह जैसे फौज में कई साल काम करने वाला दिलेर आदमी कभी नहीं मानने वाला था। पर क्या वाकई किसी चीज को ना मानने से उस चीज के होने को नकारा जा सकता है? पर आज की रात किसी ऐसी भयानकता का संकेत दे रही थी जो किस हद तक मनहूस थी ये कोई नहीं जानता था। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे कोई भी व्यक्ति ये मान ले कि इन घटनाओं में अमावस की काली रात में घूमने वाली अनजान शक्तियों का कोई हाथ है। दरअसल सच्चाई जब तक सामने नहीं आती लोग उसे टाल देते हैं, पर जब वो नंगी होकर सामने आ खड़ी होती है तो उसे झुठलाना नामुमकिन सा हो जाता है। राहुल को गए हुए अब 10 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। न जाने राहुल सड़क किनारे दिख रही उन झाड़ियों में कहाँ गुम हो गया था। चिंता का विषय बन जाना अब लाजमी था। ये राहुल अभी तक क्यों नहीं आया? जरा देखिए ना, कहीं कोई मुसीबत में ना फंस गया हो। अर्चना का डर अब भी चरम पर था और गीता बिना बोले अर्चना का हाथ थामे अपने डर को अपने में समाये थी। राहुल, राहुल! संग्राम सिंह और गीता ने अगले ही पल आवाज देना चालू किया, पर कोई भी जवाब नहीं मिला। न ही राहुल उन झाड़ियों में कहीं नजर आया। पापा, राहुल कहाँ गए? मुझे अब वाकई और भी ज्यादा डर लगने लगा है। प्लीज आप कुछ कीजिए ना। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? हमें राहुल को उधर जाने ही नहीं देना चाहिए था। पापा प्लीज कुछ कीजिए। अब गीता ने लगभग रोना चालू कर दिया था। दूसरों की मदद करने के चक्कर में हम खुद मुसीबत में ना फंस जाएं। अर्चना का ममतामयी दिल राहुल के लिए चिंतित था। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास बातें बंद करो, वो जरूर आएगा। संग्राम सिंह उस स्थिति को संभालने में लगे थे, पर कुछ देर के बाद गीता और अर्चना की बातों से संग्राम सिंह भी अपने इकलौते बेटे राहुल की चिंता से घिर चुके थे। उन्होंने अब जोर जोर से राहुल का नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया, पर जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जंगल उन लोगों की आवाज़ उस तरफ पहुंचने नहीं दे रहा था। ये रात ऐसी लग रही थी जैसे पूरा आकाश काली स्याही में डूब गया हो। उनके कार एक्सीडेंट के बाद से ही जंगल ने जैसे अपना रंग बदल लिया हो। इतनी रात सड़क पर एक फैमिली और उससे एक सदस्य गायब था और कार का लगभग एक्सीडेंट हो चुका था जिसमें पूरा परिवार बाल बाल बचा था। क्या वाकई ये सब किसी नियति का खेल होने जा रहा था या संयोग मात्र था बस? पर शायद चुपचाप सड़क पर खड़े होकर तमाशा देखने का समय अब जा चुका था। संग्राम सिंह राहुल को ढूंढने के लिए सड़क से नीचे उतर के उन झाड़ियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। कार की जलती हुई लाइट्स ही आसपास थोड़ा उजाला फैलाए हुई थी, जो कि ज़्यादा साफ तो नहीं थी, पर उसके अलावा कोई चारा नहीं था। गीता, मम्मी को लेकर कार में बैठो, मैं राहुल को देख कर आता हूँ। नहीं पापा, आप भी मत जाइए। जैसा कहता हूँ वैसा करो। कार के अंदर जाओ, मैं नहीं चाहता कोई मुसीबत आए। संग्राम सिंह ने झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए पीछे मुड़कर कहा। संग्राम सिंह अपनी फैमिली को इस मुसीबत से निकालने की भरसक कोशिश कर रहे थे, लेकिन चिंता उन्हें सताए जा रही थी। ना तो वो राहुल को छोड़ के भाग सकते थे और ना ही उसका पता लगा पा रहे थे, क्योंकि अगर फैमिली को छोड़ के जंगल में गए तो इन पर कोई मुसीबत आ सकती थी। पर अब जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं रह गया था, क्योंकि अब तक कोई उस सड़क से गुजरा भी नहीं था जिससे मदद की गुहार लगाई जा सके। संग्राम सिंह बेटे का नाम ले लेकर जंगल में बढ़ने लगे।
संग्राम की चाल आज डगमगा रही थी, जबकि उन जैसे फौजी के साथ ये नहीं होना चाहिए था। पर शायद ये एक फौजी के कदम नहीं, एक बाप के कदम थे जो अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। आंखें सिर्फ राहुल को ही तलाश रही थी। संग्राम सिंह झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए बार बार पीछे मुड़कर गीता और अर्चना को भी देख रहे थे, जो कि कार के पास ही अब तक खड़े थे, एक दूसरे को पकड़े हुए। संग्राम सिंह राहुल का नाम पुकारना चाहते थे, पर उनके लफ्ज़ों पर जैसे ताला लग गया था। वो लगातार जंगल में अंदर बढ़ रहे थे। गीता और अर्चना की नज़रों से ये भी ओझल हो चुके थे। संग्राम सिंह आज किसी फौज के मिशन पर नहीं, बल्कि बेटे की तलाश में थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घना काला अंधेरा अपने पैर पूरी तरह पसारे हुए था। राहुल का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया था। तभी सामने संग्राम सिंह को एक और झाड़ियों का झुंड नजर आया। अचानक झाड़ियों से कुछ सरसराहट की आवाज़ आने लगी। वो सड़क से दूर उन झाड़ियों के अंदर आ चुके थे। गीता और अर्चना अब नजर नहीं आ रहे थे और संग्राम सिंह को इस बात का अब कोई एहसास नहीं था। उनके कदम उस तरफ बढ़ने लगे। कुछ ऐसा सीन था जैसे किसी ने खुद सांप के बिल में अपना हाथ डाल दिया हो। तभी ऐसा लगा कोई तेजी से उन झाड़ियों से बाहर आ रहा हो। संग्राम सिंह का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन बेटे को ढूंढने के जुनून ने उनके डर को थामे रखा था। लगातार उनका दिल भी भगवान से दुआ करने में लगा था कि अब कोई मुसीबत दस्तक न दे जाए। संग्राम सिंह झाड़ियों के करीब पहुंचे ही थे कि कोई झाड़ियों से एकदम से बाहर निकला और ये देखकर संग्राम सिंह के कदम रुक गए और चेहरे पर पसीने ने दस्तक दी। पर वो कोई और नहीं, राहुल ही था, जो पसीने से लगभग भीगा हुआ था और बुरी तरह से हाँफ रहा था। राहुल, पापा। टॉर्च की रोशनी में संग्राम सिंह ने राहुल को इस बुरी हालत में देखा तो दंग रह गए। वो कुछ पूछते उससे पहले ही राहुल ने कहा, पापा जल्दी यहाँ से निकलिए। और वो संग्राम सिंह का हाथ पकड़ के उन झाड़ियों के पास से ऐसे भागा जैसे कोई बड़ी मुसीबत दिख गई हो। संग्राम सिंह ना कुछ कह पाए और ना ही राहुल ने कुछ कहने का मौका दिया। संग्राम सिंह ने जाने राहुल के चेहरे पर किसी ऐसे भाव को देख लिया था कि वो कोई सवाल ही ना पूछ सके। दोनों उस जंगल से इस कदर भाग रहे थे जैसे जाने कितने अंदर पहुंच चुके थे। कुछ अजीब था, या कहें बहुत कुछ अजीब हो रहा था। आज रात हुई एक भी घटना साधारण नहीं थी, जाने ये किस भयानकता से जुड़ने वाली थी। संग्राम सिंह और राहुल जंगल से जल्द ही बाहर आ गए और दोनों अब भी खामोश थे। अब सड़क पर कार नजर आ रही थी। जब दोनों कार के पास पहुंचे, वहां गीता और अर्चना नहीं दिख रहे थे। हे भगवान, ये दोनों कहाँ चले गए? संग्राम सिंह ने कार के पास आते ही हांफते हुए कहा। उनका गला अब सूखने को था। पहले राहुल को ढूंढने की बेचैनी और अब ये दोनों, ये क्या हो रहा था? वहीं राहुल खुद इतना डरा हुआ लग रहा था कि वो कुछ न बोल पाया और कार के अंदर ऐसे घुसकर जा बैठा जैसे किसी जानवर के डर से कोई बच्चा पलंग से ऊपर चढ़ जाता है। संग्राम सिंह राहुल के इस व्यवहार से कुछ चौंक से गए। राहुल से कुछ भी सवाल पूछने का समय उनके पास नहीं था। वो शायद राहुल की खामोशी का मतलब कोई डर मान चुके थे। वो सड़क के चारों तरफ पत्नी और बहू को पुकारने लगे। न जाने वो दोनों कहाँ गायब हो चुकी थीं। संग्राम सिंह दौड़कर कार के पास आए और खिड़की से अंदर झांक कर राहुल से पूछा, बेटा ये दोनों तो यहीं खड़े थे, अचानक कहाँ चले गए? राहुल अब भी शांत था और संग्राम सिंह की किसी भी बात का जवाब न दिया, जैसे उसे कोई वाकई सांप सूंघ गया हो। कार के चारों तरफ जैसे अंधेरा और बढ़ गया था। संग्राम सिंह अब कार की दूसरी तरफ भागकर उन दोनों को पुकारने लगे, गीता, अर्चना, कहाँ हो तुम लोग? संग्राम सिंह की हालत उस फौजी की तरह हो चुकी थी जिसके पास न लड़ने के लिए बंदूक हो और न ही अपने देश के बॉर्डर का पता और साथियों का साथ। सूखे गले से वो चिंघाड़ रहे थे। जंगल संग्राम सिंह की आवाज़ को इस कदर अपने अंदर समा ले रहा था कि कोई आवाज़ गूंज ही नहीं रही थी। संग्राम सिंह सड़क के दोनों ओर पागलों की तरह चिल्लाए जा रहे थे। इस एक रात में जैसे सब कुछ बदल चुका था।
पत्नी और बहू गायब थी और उनका बेटा खामोश सा हो चुका था। संग्राम सिंह ही अब अकेले ऐसे इंसान थे जो पूरे परिवार को वापस सही सलामत लेकर जाना चाहते थे। तभी संग्राम सिंह को जंगल के एक कोने में, जो कि सड़क से लगा हुआ था, कुछ दिखाई दिया, जैसे कोई परछाई हो और जैसे कोई खड़ा हो उन जंगलों की तरफ मुंह करके। संग्राम सिंह के शरीर में झंझनाहट ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। अचानक ये सब क्या हो रहा था, संग्राम सिंह की समझ से परे था। अचानक क्यों राहुल का उन झाड़ियों से आने के बाद चुप हो जाना और अब अर्चना और गीता का गायब हो जाना, पर वो हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़े। आगे की कहानी पार्ट 4 में आएगी। तब तक के लिए अगर कहानी अब तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।